सो गाइस लास्ट टर्न पे हम लोग बाउंड्री कंडीशंस कर चुके थे और उसमें कई सारे केसेस हैं, बट हम लोगों ने लास्ट टर्न पे करा था कि डाइलेक्ट्रिक टू डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशंस, जिसके अंदर आप उस पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक या मटेरियल की प्रॉपर्टीज को पुट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपको किसी भी कंडीशन के लिए डाइलेक्ट्रिक या फ्री स्पेस और कंडक्टर या कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक किसी भी मीडियम के लिए बाउंड्री कंडीशंस को डिराइव कर सकते हैं. Now, coming on to the next topic, the next topic is Poisson's and Laplace's equation. तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि कैसे डिराइव करते हैं, क्या होती हैं और इनके क्या फायदे हैं. बिकॉज इन सब चीज़ों के थ्रू हमें बेसिकली ये आइडिया डेवलप करना है कि किस तरीके से हम उन इक्वेशंस का इस्तेमाल करेंगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए किसी अलग तरीके के साथ, है ना. तो शुरू करते हैं. Poisson's and Laplace's equation. Today's topic is Poisson's and Laplace's equation. ठीक है, तो अगर मैं इसको डिराइव करना देखूं तो डिराइव कैसे करते हैं हम लोग. वी सिंपली डिराइव इट बाई डेल डॉट डी. हमें पता है डेल डॉट डी इक्वल्स टू कितना होता है. डेल डॉट डी इक्वल्स टू रो वी होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना. गॉस लॉ से हम ये जानते हैं कि डेल डॉट डी इक्वल्स टू रो. ना मुझे पता है डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन ई होता है ना. डी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन ई. So if I know that d equals to epsilon e, I can put this value here in this, so I can get this result, del dot del e, and that is equals to rho v. Right, now again I know one thing, that del v, potential gradient with a negative sign, is what? The electric field. So if I put this in place of E, then I can get del dot of minus epsilon del V. And that is equals to what? That is equals to rho V. Now, अगर मैं कुछ assumptions मान करके चलूं, assumptions है कि अगर मेरा कोई भी मीडियम है जो कि इनहोमोजीनियस है, तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे. डेल डॉट माइनस एप्सिलॉन डेल वी रो वी. इनहोमोजीनियस का मतलब क्या है कि थ्रू आउट द वॉल्यूम, थ्रू आउट द एरिया, जिस भी मीडियम के लिए अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट में जाता हूं, उसके लिए उसकी परमिटिविटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर सेम है, देन इट इज कंसिडर्ड टू बी अ होमोजीनियस मीडियम. लेकिन अगर नहीं है, अगर ये कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करती है, सपोज एक छोटा सा एरिया या वॉल्यूम ले लेते हैं हम. यहाँ पर मैं बोलूँ कि इस एरिया में तो ज़्यादा चार्जेस हैं, ज़्यादा इसका परमिटिविटी है, और बाकी सारे एरिया में कम है. तो अगर वो थ्रू आउट दी रीजन सेम है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन कोऑर्डिनेट्स, अगर किसी कोऑर्डिनेट पर डिपेंड नहीं कर रही है तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस मीडियम. और अगर वो कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रही है तो इसको बोलेंगे इनहोमोजीनियस मीडियम. तो डेल क्या है? डेल है डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, या पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट्स. किसका? आगे जो भी चीज है ना. तो जो भी वैल्यू है, डेल डॉट है तो डेल ए एक्स बाई डेल एक्स हो जाएगा, है ना. और अगर यहाँ डेल डॉट नहीं होता, सीधे सीधे डेल वी होता है. अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये ग्रेडियंट है, वो सारे वैल्यूज के लिए अलग अलग कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से. ये फॉर्मूले हम ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ग्रेडियंट के अंदर, डाइवर्जेंस के अंदर, कर्ल के अंदर. तो ये सारी चीजें हमें पता है. इनहोमोजीनियस मीडियम अगर है तो वील यूज दिस इक्वेशन. और अगर मैं अपनी सिंपलिसिटी के लिए मान लूं कि मेरा मीडियम जो है वो होमोजीनियस मीडियम है, दैट मीन्स थ्रू आउट द medium the permittivity is constant, and permittivity is constant throughout the medium. then तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डेल डॉट माइनस डेल वी, ये एप्सिलॉन मैंने बाहर ले लिया और एप्सिलॉन को मैंने इससे इसके बाहर ले लिया. ठीक है,
मैंने इस एप्सिलॉन को बाहर निकाल लिया। क्यों? क्योंकि इफ इट डज नॉट डिपेंड ऑन कोऑर्डिनेट्स, दैट मींस पार्शियल डेरिवेटिव एक्स वाई जेड या किसी कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंगली वो कांस्टेंट रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, तो हम उसको बाहर ले सकते हैं। एंड दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? दैट विल बी इक्वल्स टू रो वी। अगर मैं इस वाले नेगेटिव साइन को भी बाहर ले लूं तो ये हो जाएगा माइनस एप्सिलॉन, तो डेल डॉट डेल वी दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? माइनस रो वी बाय एप्सिलॉन। ठीक है, एंड ये क्या चीज है? दिस इज ग्रेडियंट and this is divergence, and we know that divergence of any gradient is equals to Laplacian operator, है ना? So this will lead to del square v, and that is equals to what? Minus rho v by epsilon. So this equation is nothing but the Poisson's equation, right? ये हमने Poisson's equation derive कर ली। अब इसी इक्वेशन के अंदर अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं ये बोलूं कि अगर उस पूरे वॉल्यूम के अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, इट्स अ चार्ज फ्री रीजन फॉर अजम्पशन, अगर मैं अज्यूम करूं कि इट्स अ चार्ज फ्री रीजन, यानी कोई भी चार्ज नहीं है उस पूरे वॉल्यूम के अंदर, तो ऐसे केस में पॉइजन्स इक्वेशन जो है वो लाप्लास इक्वेशन बन जाती है। एंड फॉर दैट केस रो v इक्वल्स टू 0, and when rho v equals to 0, del square v will become 0, and that is what this equation is known as the Laplace's equation. Clear है? I hope easily आप इसको समझ सकते हो कि मैंने कैसे अपने गॉस लॉ से ये Poisson's equation derive करी in homogeneous medium, और अगर मैं उस homogeneous medium के अंदर Poisson's equation को लाप्लास इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए चार्ज फ्री रीजन एज्यूम करूं, तो रो वी को मैं पुट कर दूंगा 0 और डेल स्क्वायर वी मेरा क्या हो जाएगा? 0। सो ये मेरी जो इक्वेशन है ये बोली जाती है लाप्लास इक्वेशन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ इसका फायदा क्या है? इसका फायदा है कि अगर मुझे ये पता है, अगर मैं फॉर एग्जांपल डेल स्क्वायर यानी लाप्लास ऑपरेटर का एक्सप्रेशन लिखूं, तो वो क्या होता है? आई नो इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल स्क्वायर वी बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी बाई डेल जेड स्क्वायर, है ना? तो अगर मैं इसको देखूं और इसको इक्वेट करूं 0 के, इसका मतलब क्या है कि इंडिविजुअली दिस पार्शियल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल कोऑर्डिनेट्स x, y and z रिस्पेक्टिवली। तो इंडिपेंडेंटली वो x, y, z तीनों का कोऑर्डिनेट को, अगर तीनों कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंगली अगर मैं पार्शियली डेरिवेट करूंगा 2 टाइम्स, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा कि ये 100% 0 आएगा अगर मैं लाप्लास इक्वेशन की बात करूं। तो मेनली वी यूज लाप्लास इक्वेशन टू सॉल्व द इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई द v फ्रॉम दिस, फॉर एग्जांपल मेरे पास मैं एज्यूम करूं, इसको बोल सकते हैं जनरल सॉल्यूशन या वेज या सॉल्यूशन ऑफ पॉइजन द लाप्लास इक्वेशन, सॉल्यूशंस ऑफ लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए कुछ तरीके आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए, अब ये देखो जो लाप्लास इक्वेशन है मेरी, वो लाप्लास इक्वेशन कई सारे कोऑर्डिनेट्स में हो सकती है। ये मैंने बात करी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। द सेम कैन बी written and in the cylindrical coordinate system as well as the same can be written in the spherical coordinate system, right? So अब वो इक्वेशन अलग अलग होगी और उस इक्वेशन के हिसाब से उनके सॉल्यूशंस भी अलग अलग होंगे ऑब्वियसली। तो हम अभी फिलहाल के लिए बात करते हैं कि अगर मैं इस इक्वेशन को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देन आफ्टर वी विल सी कि अगर मैं उसको सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करूंगा तो उसके सॉल्यूशन क्या होंगे, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के सॉल्यूशंस। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट थिंग, दैट इज solution of the Laplace's equation if it is represented in terms of Cartesian coordinate system, ठीक है, या rectangular coordinate system।
तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि मेरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 0 है ना। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 0 है, मतलब इट्स अ चार्ज फ्री रीजन। अपनी सिंपलिसिटी के लिए हम चार्ज फ्री रीजन सॉल्व करते हैं। अगर मैं लाप्लास इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करना चाहता हूँ, अगर ये 0 नहीं है तो ऑटोमेटिकली आई विल सॉल्व इट थ्रू पॉइजन्स इक्वेशन, राइट। उसके बाद मैं आइडेंटिफाई करूंगा इस v को आइडेंटिफाई करूंगा यूजिंग दिस इक्वेशन। और उसके बाद मैं आइडेंटिफाई करूंगा, मुझे v पता लग गया, आई कैन इजीली आइडेंटिफाई e, दैट इज माइनस डेल v। अगर मुझे उस पर्टिकुलर मीडियम की परमिटिविटी पता है तो ऑब्वियसली आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी, दैट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन टाइम्स e। और अगर मुझे ये पता है d, है ना, तो मैं क्या निकाल सकता हूं, तो मैं निकाल सकता हूं ऑब्वियसली, अगर मुझे E पता है तो मैं J भी निकाल सकता हूँ, E से D भी निकाल सकता हूँ। अगर मुझे कंडक्टिविटी पता है तो कंडक्टिविटी पता है तो ये भी निकाल सकता हूँ, है ना, करंट डेंसिटी। और अगर मुझे परमिटिविटी पता है तो मैं D निकाल सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। और उसके बाद हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे चार्ज Q। और Q निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं D डॉट DS। अगर मुझे पता है कि उस पर्टिकुलर सरफेस का एरिया कितना है जहां पर फ्लक्स डेंसिटी D ये है, तो ऑटोमेटिकली आई कैन कैलकुलेट द चार्ज, द चार्ज, एंड दैट कैन बी कंपेयर्ड विद द रो एस डी एस, है ना, दैट कैन बी कंपेयर्ड विद रो एस डी एस। देखो दोनों तरफ डी एस है तो बाकी क्या बचा, रो डी। इसका मतलब क्या है कि इस तरीके, अब अगर मैं यहां देखूं, यहां पर डी और डी एस में क्या समानता है, ये दोनों नॉर्मल कंपोनेंट होंगे, है ना, तभी इसका डॉट प्रोडक्ट सेम आएगा। तो मुझे डी और डीएस दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, नॉर्मल नहीं। तो डी जो है, मुझे क्या पता, सरफेस मुझे क्या पता है, सरफेस मुझे पता है कि हमेशा सरफेस का जो वेक्टर होता है वो सरफेस के नॉर्मल होता है। तो उस नॉर्मल डायरेक्शन में डी का कंपोनेंट क्या होगा, उसको बोलते हैं डी एन, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द डी। बाउंड्री कंडीशन से हम लोग ये पता है कि डी एन निकाल सकते हैं। एंड और अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो यहाँ पर डी एस वेक्टर, दैट विल बी डी एस एन वेक्टर, और यहाँ पर डी एन वेक्टर, हम दोनों वेक्टर कैंसिल कर देंगे डी एस। और अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो आई कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रो एस, दैट इज चार्ज डेंसिटी ओवर दी सरफेस, है ना। यहाँ से मैं ये निकाल सकता हूँ। और उसके बाद अगर मुझे चार्ज पता लग गया, है ना, रो एस डी एस पता लग गया, क्यू, मुझे पोटेंशियल पता है, अगर मुझे पोटेंशियल पता है, अगर मुझे चार्ज पता है, तो आई कैन कैलकुलेट द कैपेसिटेंस एज C इक्वल्स टू Q बाई V। अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालना है तो मुझे रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू V अपॉन I, है ना। अब देखो यहाँ पर J पता लग गया ना, J। और अगर मैं यहाँ देखूं तो J इक्वल टू क्या होता है, सिंपली I इक्वल टू J डॉट ds होता है ना। तो I इक्वल टू J डॉट ds, अगर मुझे J पता है ऑब्वियसली मैं I निकाल सकता हूँ, है ना। तो अगर मैंने I निकाल लिया यहाँ से, है ना, और मुझे V ऑलरेडी पता है ही, तो आई कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट, ठीक है। तो इस लाप्लास इक्वेशन को सॉल्व करके मैं अल्टीमेटली इस कैपेसिटेंस को, उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के कैपेसिटेंस को और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। ये दोनों ही चीजें जो है ये बेसिक पैरामीटर्स हैं उस पर्टिकुलर मटेरियल के, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के, जिस स्ट्रक्चर के अंदर मेरा पोटेंशियल गिवन है, मेरा परमिटिविटी और कंडक्टिविटी अगर गिवन है, तो आई कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस एसोसिएटेड विद दिस स्ट्रक्चर एज वेल एज द रेजिस्टेंस एसोसिएटेड विद दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर रो इक्वल टू 0 है, वील सॉल्व इट लाइक फ्रॉम द लाप्लास इक्वेशन। और अगर रो v इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मींस वील सॉल्व इट थ्रू पॉइजन्स इक्वेशन, ठीक है। तो पॉइजन्स इक्वेशन में हमें थोड़े से और एडवांसमेंट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास ये 0 नहीं आएगा। जब 0 नहीं है तो ऑटोमेटिकली हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। तो वहां पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ बाउंड्री कंडीशंस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये स्टेप्स अगर आपको क्लियर है तो आई होप आपको बहुत इजी होगा आगे के स्टेप्स को समझना, ठीक। अब जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि किस तरीके से अपनी क्वेश्चन को की कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने का बहुत आसान सा तरीका है। उसका आसान सा तरीका ये है कि हम मान करके चलते हैं कि जो मेरा पोटेंशियल है ना, क्योंकि ये इक्वेशन पोटेंशियल में गिवन है, फॉर एग्जांपल v इज अ पोटेंशियल फंक्शन, राइट।
कोई भी स्केलर फंक्शन है, तो स्केलर फंक्शन को चूंकि अगर मैं उससे सी और आर निकालना चाहूँ, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस निकालना चाहूँ, तो आई कैन अज्यूम इट दैट वी इज अ पोटेंशियल फंक्शन दैट इज अ स्केलर फंक्शन एज वेल। तो इस स्केलर फंक्शन को मैं पोटेंशियल फंक्शन मान करके सॉल्व कर सकता हूँ, जिससे कि मैं अल्टीमेटली सी और आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे केस में हम मान करके चलेंगे क्या कि v इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली। ठीक है, मतलब ये y और z के साथ वेरी नहीं हो रहा। ठीक है, इट डज नॉट वेरी विद y एंड z। ठीक है, तो अगर ऐसा है, या इसको बोल सकते हैं कि इट्स अ फंक्शन ऑफ y ओनली बट इट डज नॉट वेरी विद x एंड z। ठीक है, x और z के हिसाब से कांस्टेंट है। या मैं इसको बोल सकता हूं f इज अ फंक्शन ऑफ z ओनली अगर ये x और y के साथ चेंज नहीं हो रहा। तो डिपेंडिंग ऑन कि मैं ये सारी एक्सप्रेशंस को तीन तरीके से अब सिंप्लीफाई कर सकता हूं। या तो मैं ये ले लूं कि केवल x का फंक्शन है, y और z के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है, इट्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू y एंड z। ठीक है, ठीक है, अगर मैं y के हिसाब से फंक्शन मानता हूं तो वो x और z में वेरी ना हो, और अगर z का फंक्शन है तो वो x और y में वेरी ना हो सब। तो ये एजम्पशन में अगर मान कर चलूंगा तो उसको निकालना, थोड़ा सॉल्व करना आसान होगा। Like you can take the example of a parallel plate capacitor। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या है, एक प्लेट सपोज यहाँ रखी है। ठीक है, एक प्लेट, एक सरफेस एरिया फॉर एग्जांपल यहाँ है, और कुछ दूरी पर एक सरफेस एरिया यहाँ है। कीपिंग इन माइंड that the distance between these two plates is very small, the distance that is d is very small। दैट मीन्स जो फील्ड यहाँ आ रही होगी वो केवल इन दोनों के बीच में ही कन्फाइंड रहेगी, वो इससे बाहर नहीं जाएगी, है ना। अगर ये इन दोनों का एरिया छोटा है तो फील्ड हम कोशिश करेंगे कि ये वाली फील्ड या ये वाली फील्ड कोई भी है वो बाहर की तरफ ना निकले। ठीक है, तो ये फील्ड नहीं होगी अगर मेरा डी स्मॉल है। डी इज स्मॉल देन दिस फील्ड डज नॉट एमिनेट फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, बाहर की तरफ नहीं निकलेगी, मतलब ये कन्फाइंड रहेगी, सेम रीजन में रहेगी, तो ऑटोमेटिकली वहां पर कोई लॉसेस भी नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूं तो मुझे पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का कैपेसिटर कैसे होता है ना। वो आपको याद होगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि इसका कैपेसिटेंस कितना है। ठीक है, तो उस चीज को सॉल्व करना है मुझे, और वो कैसे करेंगे, इट्स वेरी इजी, है ना। क्या करेंगे हम शुरुआत करेंगे कहाँ से, हम शुरुआत करेंगे इस लाप्लास इक्वेशन से। ठीक है, तो लाप्लास इक्वेशन अगर वो फंक्शन हो केवल x का फॉर एग्जांपल, ठीक है, x का फंक्शन है, मतलब मैं मान रहा हूँ कि द फील्ड इज इन द x डायरेक्शन ओनली, इट्स नॉट इन द y एंड z, राइट। तो मेरी जो पोटेंशियल है वो x में ही चेंज हो रहा है, ये y है फॉर एग्जांपल, और इधर यहाँ सपोज z है फॉर एग्जांपल, और इधर सपोज x है, सॉरी y है। ठीक है, z देन x देन y। ठीक है, तो अगर इधर y है, इसका मतलब ये जो प्लेट है ना, ये प्लेट कुछ ऐसी है, और ऐसी थोड़ी दूर ऊपर मैंने एक और प्लेट रखी है ना। तो इन दोनों का साइज लगभग लगभग सेम है। ठीक है, और ये दोनों की जो डिस्टेंस है बीच में वो भी डिस्टेंस कंपैरेटिवली कम है, तो कि जो जिससे कि आउटसाइड वाली फील्ड जो है वो हमारी नेग्लिजिबल, वी कैन सिंपली नेग्लेक्ट। ठीक, तो इसका सरफेस एरिया होगा ऑब्वियसली, इसका सरफेस एरिया फॉर एग्जांपल ए है या एस है, जो भी आपका मन करे वो आप मान सकते हो। द सरफेस एरिया इज ए। ठीक है, एरिया इज ए, यू कैन इजीली assume that the surface area is a। ठीक, तो अगर मैं बोलूं v is a function of x only, assuming that the plate is placed in the as a function of x only, that means यहाँ पर पोटेंशियल इस पूरी प्लेट पर, ये मेरी मेटल की प्लेट है फॉर एग्जांपल, तो इस मेटल की प्लेट पर पोटेंशियल कुछ है, यहाँ पर v इक्वल टू v1 है फॉर एग्जांपल, यहाँ पर v इक्वल टू v2 है फॉर एग्जांपल। ठीक है, पोटेंशियल मेरा इस पर्टिकुलर सरफेस पर कांस्टेंट है v2, इस पूरी प्लेट पर कांस्टेंट है v2, और इस वाली प्लेट पर कांस्टेंट है पोटेंशियल v1, राइट। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि v इज अ फंक्शन ऑफ x, दैट मींस मुझे पता है कि अगर v x के साथ वेरी हो रहा है तो y और z के साथ वेरी नहीं हो रहा, दैट मींस dv बाई dx y और dv बाई dz दैट इज जीरो, बिकॉज इट्स नॉट वेरिंग विद y and z, so it is zero। तो अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव निकालूंगा 2 टाइम्स तो ये भी जीरो ही होगा, और अगर ये जीरो है तो ऑटोमेटिकली मैं इस इक्वेशन को कहां रख सकता हूं, अपनी पुराने वाली इक्वेशन के अंदर, है ना। वो पुराने वाली इक्वेशन क्या थी,
वो पुरानी इक्वेशन थी डेल स्क्वायर वी ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी ओवर डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अगर मैं डेल स्क्वायर वी ओवर डेल वाई स्क्वायर और डेल स्क्वायर वी ओवर डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 रख दूं तो ऑटोमेटिकली मेरे पे क्या बचेगा, मेरे पे बचेगा केवल ये। यानी उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए जब v इज अ फंक्शन ऑफ x है, द लाप्लास इक्वेशन इज रिड्यूस्ड टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, अब अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो मैं क्या करता हूं, सिंपल इंटीग्रेट करता हूं बोथ साइड्स। ठीक है, तो जब मैं इंटीग्रेट करूंगा बोथ साइड्स, सिंपल इंटीग्रेशन है ना, तो इससे पहले आप ये भी कर सकते हो कि चूंकि केवल x में ही वेरी हो रही है तो इट्स पार्शियल डेरिवेटिव गेट्स कन्वर्टेड इनटू कंप्लीट डेरिवेटिव डेल स्क्वायर v ओवर डेल x स्क्वायर, राइट, is converted to d square v over dx स्क्वायर। तो अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा बोथ साइड्स मुझे क्या मिलेगा, मैं एक बार इंटीग्रेशन करूंगा, ठीक है, तो मैं x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, इट विल बी सिंपली dv by dx, है ना, और मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये क्या है, कांस्टेंट बचेगा मेरे पास एक। ठीक है, और अगर मैं दोबारा इंटीग्रेशन करूंगा, अगर मैं दोबारा इंटीग्रेशन करूंगा ऑब्वियसली तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा दैट v इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x अगेन तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ तो मिल जाएगा v, और यहाँ पर क्या मिलेगा, अगर मैं कांस्टेंट को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करता हूँ तो क्या मिलेगा, सिंपली इट इज ax प्लस b अनदर कांस्टेंट, राइट। तो ये इक्वेशन मेरे को मिल जाएगी, ये एक सॉल्यूशन होगा। अब उस सॉल्यूशन में मुझे a और b की वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी है। a एंड b की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है, a एंड b की वैल्यूज मुझे आइडेंटिफाई करके ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो v है, ये v किस हिसाब से चेंज हो रहा है उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट्स को देखते हुए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे। सपोज मैंने बोला कि मैंने अभी जो अरेंजमेंट बनाया था ये वाला, है ना, ये अरेंजमेंट देख लेते हैं हम। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर मेरा x इक्वल टू इस पर x इक्वल टू 0 है ना, और इस वाले पर मेरा x कितना है, इस वाले पर x मेरा है फॉर एग्जांपल कितना d, क्योंकि d का डिस्टेंस है दोनों के बीच में। यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, v इक्वल टू v1, यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, v इक्वल टू v2। तो यही बाउंड्री कंडीशंस हैं इन a और b को सॉल्व करने के लिए। ठीक, क्या, x इक्वल टू 0, v इक्वल टू v1, ठीक है, और दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या है, x इक्वल टू d, v इक्वल टू v2। तो अगर ये दोनों कंडीशंस, दोनों इक्वेशंस इस इक्वेशन के अंदर रख दूं मैं, तो एक इक्वेशन बन जाएगी v1 इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b, और एक हो जाएगी v2 दैट इज इक्वल्स टू a इंटू d प्लस b। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन में क्या करेंगे हम बोलो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, b से b कैंसिल आउट, 0 माइनस a इंटू डी यानी माइनस का a इंटू डी, और ये क्या बचेगा, ये बचेगा v1 माइनस v2। ठीक है, तो अगर मुझे a निकालना हो यहाँ से, इस इक्वेशन से अगर मैं a निकालूं तो क्या आ जाएगा, इट सिंपली इक्वल्स टू v2 माइनस v1 डिवाइड बाई d। ये हो गया मेरा a, है ना, और अगर ये a मैं इस इक्वेशन में रख दूंगा तो ऑटोमेटिकली आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ b। सॉरी, इसमें नहीं, इसमें किसी भी इस इक्वेशन में रख दो या इस इक्वेशन में रख दो, इसमें तो रख नहीं सकता कि तो 0 है, इस वाली इक्वेशन में रखना पड़ेगा, है ना। अगर मैं इस इक्वेशन में रख दूंगा तो आई कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ b। ठीक है, तो b की वैल्यू हम निकाल लेंगे। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी सिंपल कि मेरा जो v2 माइनस v1 डिवाइड बाई d हो गया a, और उस हिसाब से निकल। अच्छा, लेकिन इसमें मैं अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूं, मैं बोलूं x इक्वल टू 0 पर मेरा पोटेंशियल है 0, ठीक है, और x इक्वल टू d पर पोटेंशियल है मेरा v0। ठीक है, अब बताओ अब कैसे करेंगे। तो अगर मैं ये बाउंड्री कंडीशन लगाता हूं इस इक्वेशन के अंदर, है ना, इस इक्वेशन के अंदर, तो मुझे क्या दो इक्वेशन मिलेंगी, v0 इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b। तो अगर मैं ऐसे करता हूं तो ऑटोमेटिकली मुझे क्या मिल गया, मुझे इस इक्वेशन से b इक्वल टू 0 मिल गया। तो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दूसरा वाला मैंने ऑटोमेटिकली 0 कर दिया। ठीक है, और दूसरा क्या मिला मुझे, वो मिला मुझे v0 इक्वल्स टू a इंटू d प्लस b तो 0 था, मैंने b0 है रख दिया। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिला, यहाँ से मुझे मिला a इक्वल्स टू v नॉट बाई डी, है ना, a इक्वल्स टू v नॉट बाई डी। तो अगर मैं इस कंडीशन को एज्यूम करके चलूं एंड b इक्वल टू 0, तो इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा मुझे पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस को डिराइव करना। ठीक है,
तो ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये वाले भी कर सकते हैं। यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालो, बट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो आप कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन निकाल सकते हो, निकाल चुके हो ना, वो निकाल करके दिखाना चाहता हूँ, और वो इससे निकाल करके समझना थोड़ा आसान है, इसलिए मैं ये वाला बाउंड्री कंडीशन ले रहा हूँ। ठीक है, तो ए इक्वल्स टू वी नॉट बाई डी, सिंपली बी इक्वल्स टू 0। तो जो मेरी इक्वेशन थी वी इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी के अंदर मैंने ये वाली वैल्यू रख दी है ना, ये वाली और ये दोनों वैल्यूज मैंने इस इक्वेशन के अंदर रख दी। तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा v जो है वो क्या है, दैट इज v नॉट बाई d टाइम्स x। जो मेरा पोटेंशियल है वो कितना चेंज हो रहा है, वो ऐसे चेंज हो रहा है, जितना जितना मैं बढ़ता जा रहा हूँ उतना उतना पोटेंशियल मेरा बढ़ता जा रहा है। देखो लॉजिकली यहाँ पर 0 पोटेंशियल है, यहाँ पर मेरा v नॉट पोटेंशियल है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखना चाहूँ कि पोटेंशियल मेरा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कैसे हो रहा है, तो आई कैन इजिली सी फ्रॉम दिस इक्वेशन दैट अगर x इक्वल टू 0 है तो ये मेरा पोटेंशियल यहाँ पर 0 है ना, और x इक्वल टू d है तो मेरा यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, v0 है। तो इस इक्वेशन से वी कैन डिराइव, x इक्वल टू सपोज d/2 होता तो यहाँ पर मेरा पोटेंशियल कितना होता, v नॉट बाई 2 होता, सिंपल। तो यू कैन इजिली डिराइव दैट द पोटेंशियल differences from this particular arrangement. Now अगर आपको पोटेंशियल पता लग गया है ना, तो आप E निकाल सकते हो, इक्वल्स टू माइनस डेल वी है ना, और इक्वल्स टू माइनस डेल वी क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, डेल बाई डेल एक्स ए एक्स कैप प्लस डेल बाई डेल वाई वी का ए वाई कैप प्लस डेल बाई डेल जेड ए जेड कैप, किसका, पोटेंशियल v, दैट इज इक्वल्स टू डेल वी। ठीक है, तो ये निकाल सकते हैं। देखो v इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, तो केवल यही पार्ट आएगा, बाकी दोनों पार्ट नहीं आएंगे, है ना, क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं है एक्स वाई और जेड का। तो ये कितना आ जाएगा, सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं वी नॉट बाई डी इंटू एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या आएगा, इट्स सिंपली वी नॉट बाई डी ए एक्स कैप, है ना, और ये था डेल वी। मुझे ई की वैल्यू पता करनी है, ई की वैल्यू कितनी थी, माइनस डेल वी, मतलब यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। तो वी नॉट बाई डी टाइम्स ए एक्स कैप, ये क्या मेरा हो गया ई। और यहीं से मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहीं से निकाल सकता हूँ मैं डी। डी कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन टाइम्स एप्सिलॉन अपॉन डी टाइम्स कितना, वी जीरो ए एक्स के। तो ये मेरा क्या आ गया, ये आ गया मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है क्यू, और मुझे पता है क्यू क्या होता है, क्यू होता है डी डॉट डी एस, है ना, डी डॉट डी एस। डी ये है, डी एस क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली इस सरफेस, ये जो शीट है, ये जो शीट है, ये जो शीट है आप ध्यान से देखो, ये शीट का यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, ए एक्स कैप ही तो होगा, है ना, नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, ए एक्स कैप होगा। तो अब मैं यही सेम चीज कहाँ रख दूं, अपने इस यहाँ पर सरफेस एरिया में रख दूं, है ना। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं डी एन इंटू या इंटू कितना, डी एस नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, और मैंने डॉट प्रोडक्ट हटा दिया यहाँ से, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इट सिंपली इक्वल्स टू एप्सिलॉन डिवाइड बाई डी इंटू वी नॉट, और ए एक्स इसका और ए एक्स इसका, ये हो जाएगा 1। तो मेरा क्यू कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा एप्सिलॉन वी नॉट बाई डी विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव तो आएगी, है ना, नेगेटिव था यहाँ वाला, ये यहाँ तो पॉजिटिव ही है, सॉरी, यहाँ नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव है। ठीक, तो सिंपल क्या हो जाएगा मेरा, एप्सिलॉन डिवाइड बाई डी टाइम्स वी नॉट, ये मेरा आ गया क्यू। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है कैपेसिटेंस। फॉर एग्जांपल कैपेसिटेंस क्या होता है, क्यू बाई वी। ठीक है, क्यू क्यू कितना है, एप्सिलॉन डिवाइड बाई डी टाइम्स वी नॉट, डिवाइड बाई वी कितना है, दैट इज वी नॉट डिवाइड बाई डी टाइम्स कितना, एक्स। ठीक है, तो मेरा डी से डी कैंसिल हो गया। अच्छा एक चीज छूट गई यहाँ पे, डी एस कितना होता है, सरफेस एरिया भी तो आएगा ना, तो ये तो पोटेंशियल आ गया, फ्लक्स डेंसिटी आ गई इनटू ए, सरफेस एरिया ए। ठीक है, ये आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा सरफेस एरिया इनटू ए, तो ये क्यू जो है मेरा ये हो जाएगा दिस। हम्म,
ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं d से d कैंसिल आउट, v नॉट से v नॉट कैंसिल आउट, ये मेरा क्या आया एप्सिलॉन टाइम्स a बाय x, है ना। अब x की जितनी वैल्यू है उसके हिसाब से हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ठीक है, बट दैट इज नॉट वैलिड ऑन x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 रखो या इन्फिनिटी हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इट्स सिंपली हम जब निकालते हैं तो कहाँ निकालते हैं, जब मेरा x इक्वल टू कितना है, मैक्सिमम है, d है ना। तो x इक्वल टू d, देन वी कैन हैव एप्सिलॉन टाइम्स a डिवाइड बाय d। और आपको ये पता होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो कितना होता है, एप्सिलॉन टाइम्स a बाय d। एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। a is what, a is the area of the plate, and d is the separation between these two plate, ठीक है। तो ये अगर तीनों चीजें मुझे पता है, आई कैन इजीली कैलकुलेट दी कैपेसिटेंस, ठीक है बच्चों। तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू of the capacitance as well as we can easily find the value of the resistance as well। अगर मुझे वहां पर J पता है तो मैं सिग्मा पता है तो मैं J निकाल लूंगा, J पता है तो J डॉट ds से I निकाल लूंगा, और R मुझे पता ही है, सॉरी R मुझे पता है तो मतलब R निकालने के लिए V डिवाइड बाई I, V मुझे पता है, I से मैंने यानी J डॉट ds से मैंने डिवाइड कर दिया, आई कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस, राइट। तो ये मेरा एक अरेंजमेंट हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का, जहां पर मैंने अज्यूम करा था V इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली। सिमिलरली अगर V इज अ फंक्शन ऑफ y ओनली होता तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर x नहीं आता, यहाँ पर y आता, एंड एवरी सिंगल स्टेप इज सेम एंड यू कैन सॉल्व द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस, अगेन वो वही आती जो ये था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं सेपरेशन y में ना x में ना लेकर के y में लेता। सिमिलरली z के लिए भी यही होता। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ क्या कहते हैं, एक्स वाई जेड तीन लीनियर कोऑर्डिनेट्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब अगर मैं बात करूं रो, तो रो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई। सिमिलरली अगर बात करता हूँ फाई की और थीटा की, तो वो भी एंगुलर वेरिएशंस हैं। तो ऐसे केस में हम उनको किसी और तरीके से थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, बट कंडीशन यही रहेगी हमारे लिए अपने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए कि एक पर्टिकुलर टाइम पर वो पूरा पोटेंशियल किसी एक डायमेंशन का, एक कोऑर्डिनेट का ही फंक्शन होगा। अगर वो फंक्शन है रो का, so we assume that it is a function of rho only, it's not a function of phi and z at the same time, right। अगर वो function है theta का, then it will be a function of theta only, it's not a function of r and z या phi। Similarly if it's a function of phi, then you assume that it's a function of phi only, it will not be a function of rho and z, or it's not a function of r and theta at the same time, ठीक है। हम मान करके चलेंगे कि हम केवल एक का ही फंक्शन ज्यूम करके चलेंगे, और फिर उसके बाद we'll derive कि उस पर्टिकुलर केस से एसोसिएटेड मेरी इक्वेशंस क्या क्या आती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट अगर रहता है तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तब पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो।